और कल तक जो अभी हम लोगों ने देखा था, बेसिकली एक पॉइंट ये देखा था कि जीन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है या फिर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। आज के सेशन में हम लोग वहीं पर उससे थोड़े से आगे के बारे में बात करेंगे और यहाँ से आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा आज के बाद से हर टॉपिक पर एटलीस्ट इनिशियल लेवल पर आप अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम करके आंसर राइट करने की कोशिश करिएगा 250 वर्ड्स में। उसके एक दो दिन बाद के बाद हम लोग यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस आपको दिया करेंगे। उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप राइट किया करिएगा। उसके बाद आप चाहें तो उसे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन पर्पस, जिससे कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके और हम लोगों को भी ये अंदाजा लग सके कि अभी आपको कितना और वर्क करने का रिक्वायरमेंट है to effectively write the answers. Okay, let's start. देखिए कल हम लोगों ने देखा था डीएनए और आरएनए का बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पर जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा था, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, while आरएनए स्टैंड्स फॉर रिबोन्यूक्लिक एसिड, जहां पर डीऑक्सी का मतलब था ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें तो दूसरी ओर आपका रिबोन्यूक्लिक एसिड में कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा हुआ करता था। ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण इसका एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होने का प्रोसेस थोड़ा ज्यादा रैपिड रहता था, इसलिए ये बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करता था। अब चूंकि लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, जिसका एक डिसएडवांटेज ये आएगा कि जिन ऑर्गेनिजम्स में आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, उसमें जैसे पेरेंट्स होंगे सेम वैसे उनके चिल्ड्रन नहीं होंगे। लेकिन डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड में ये एक एडवांटेज हुआ करता था कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में बहुत रैपिड पेस पर नहीं होता है, जिसके कारण जैसे पेरेंट्स हुआ करते हैं वैसे ही उनके चिल्ड्रन हुआ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स या फिर वेल डेवलप्ड एनिमल्स या फिर वेल डेवलप्ड प्लांट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड है, जिसकी वजह से जैसे पेरेंट्स होते हैं उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक उनके चिल्ड्रंस में भी पहुंचते हैं। लेकिन अगर माइक्रोब्स की बात करें लाइक वायरस और बैक्टीरिया, तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जिसके कारण पेरेंट जैसा उनका चिल्ड्रन नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इनके कितने सारे टाइप हो जाएंगे किसी को अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जबकि ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखते हैं तो हम लोग बात करते हैं रेस की, ठीक है, जैसे नीग्रॉइड रेस, द्रविडियन रेस, आर्यन रेस, चाइनीज रेस, अमेरिकन रेस, एंग्लो इंडियन रेस। तो यहाँ पर जितने भी रेसेस हैं इन रेसेस के बारे में हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। और जब हम लोग इन रेसेस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं तो इन रेसेस को ही अगर हम लोग बायोलॉजी के सेंस में, टेक्नोलॉजी के सेंस में बोलना चाहें तो इन रेसेस को हम लोग बोल सकते हैं जीनोम के फॉर्मेट में। और इस जीनोम को डिकोड करने के लिए टोटल ग्लोब पर कितने ह्यूमन के जीनोम अवेलेबल हैं, इसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसको हम लोग बोलते थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लेकिन आज के टॉपिक का कंसर्न हमारा भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं है। पहले प्रॉपर वे में जीनोम तो समझ में आए, जब जीनोम समझ में आएगा तो इसके बारे में जितनी भी आगे पीछे की बातें होंगी वो सारी भी बहुत इजीली आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसको बहुत आसानी के साथ राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा। आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एम आई राइट और नॉट? जब आपको किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप सोच करके बताइए मेरे को, ये इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप दिन में कई बार कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। जब आप कई सारी चीजों को खाते पीते रहते हैं, कई सारी चीजों को ग्रहण करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आता है कि यही जाकर के आपकी बॉडी में छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिसोसिएट होकर के आपको एनर्जी के फॉर्मेट में यही एलिमेंट्स एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपके शरीर में पहुंच करके एनर्जी आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी को आप वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो आंसर विल बी सेल। आंसर विल बी सेल। अब इस सेल के लिए
अगर आप देखना चाहें तो सेल में कई सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप जिसको कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, या सिंपल लैंग्वेज में हाइड्रोकार्बन। तो इस हाइड्रोकार्बन का जब डिसोसिएशन आपकी बॉडी में होगा जाकर के, तो ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पर, तो C6H12O6 क्या है आपका? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। और चूंकि ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशो में यहाँ पर मिले हुए हैं, और आपसे कहा जाता है तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा, तो उस कंडीशन में ये ग्लूकोज भी आपकी बॉडी में एनर्जी देता है। अब अगर आपकी बॉडी में एनर्जी मिलेगी, तो आपकी बॉडी के जो सेल का पार्ट है, सेल में जो छोटे छोटे अदर एलिमेंट्स और अभी तक इकट्ठे हुए होंगे, उनका भी फॉर्मेट कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। और इस चेंज को हम लोग कहते हैं सेल्यूलर या मॉलिक्यूलर डॉग्मा ऑफ सेल्यूलर बायोलॉजी। देखिएगा किस प्रकार से। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने के लिए आपको केवल 3 एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, जिसमें से 2 एलिमेंट का नाम हम लोगों ने कल भी सुना था। फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। जब हम डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे, तो एक बात फिर से आपको ध्यान में आनी चाहिए कि ये आपके बेसिकली न्यूक्लिक एसिड हैं, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्री मैच्योर स्टेज ऑफ प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का ही एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है। अब इन तीनों का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं यहां पर कुछ नाम लिख देता हूं। फर्स्ट नेम विल बी आर डीएनए, सेकेंड नेम विल बी आरएनए, एंड थर्ड नाम विल बी प्रोटीन, ठीक है। पॉसिबिलिटी इज देयर कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाए, पॉसिबिलिटी इज देयर कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाए, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी दिस, प्रोटीन से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाए, तब भी कोई इश्यू नहीं है। आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाए, तब भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा यहां पर एक इवेंट और हो सकता है, डीएनए से डीएनए का होना, या डीएनए से डीएनए का ही बनना, ठीक। लेकिन अगर यहां पर बात करें डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन का बनना, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर। और कई रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि अगर किसी की भी बॉडी में डीएनए टू प्रोटीन का सिंथेसिस डायरेक्टली होता है, इट मे लीड्स टू मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी इज नथिंग बट जस्ट अ स्टेज ऑफ कैंसर, राइट। तो यहाँ पर ये चीज कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकती है, बट ये चीज यूजुअली होती नहीं है, तो अभी हम लोग इसको एलिमिनेट करके रखते हैं। ये चीज कब होगी, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ये चीज तब होगी जब आपकी एक्टिविटीज खराब हो जाएंगी, फूडिंग हैबिट्स खराब हो जाएंगी। अदरवाइज नॉर्मल वे में अगर आप जैसे बाकी एनिमल्स वगैरह सर्वाइव करते हैं, उसी टाइप से आप भी सर्वाइव करके चलेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी, ठीक है। अब यहां से यहां तक जाने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डीएनए टू आरएनए का सिंथेसिस का प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। नाउ आरएनए टू डीएनए का प्रोसेस जो हो जाएगा सिंपली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। आरएनए टू प्रोटीन का फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। यहां पर रिवर्स ट्रांसलेशन, ऑपोजिट है तो रिवर्स बोल दिया हम लोगों ने डायरेक्टली। डीएनए टू डीएनए का अगर फॉर्मेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। 3 प्रोसेस है देखिएगा, डीएनए टू आरएनए का फॉर्मेशन होगा,
आरएनए टू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, प्रोटीन से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ वाया ट्रांसलेशन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आरएनए टू डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कोई इशू नहीं है सर, यहां पर कोई भी इशू नहीं है। बट समटाइम्स ड्यू टू आवर हैबिट, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, जैसी भी हमारी लाइफ स्टाइल होती है, उस लाइफ स्टाइल के बेसिस पर ये वाला लिंक कई बार टूट जाता है। If this link gets break, DNA to RNA और RNA to DNA, it means जेनेटिक मटेरियल में, या फिर आप ये कहिए जो पैटर्न है पूरा जेनेटिक पैटर्न में, याद करिए 5 एलिमेंट थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये यूरेसिल एलिमेंट जो था ये आरएनए का था, ठीक है। अब अगर ये आरएनए वाला एलिमेंट जेनेटिक पैटर्न में लग जाएगा, आरएनए वाला कोड जेनेटिक पैटर्न में लग गया, मतलब थाइमिन एलिमिनेट हो गया, तो अब आपका ये वाला जो पैटर्न बचा, इस वाले पैटर्न को हम लोग कहते हैं म्यूटेंसी, या फिर यू कैन से म्यूटेंट्स। ये यूजुअली इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जब हो रहा था तब का केस था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, लेकिन जब भी एक इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन में हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। इन सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाले लिंक का टूटना, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटेंसी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ठीक, या वन मोर टाइम। देयर आर 3 प्रोसेसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता रहे कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होता रहे कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेशन होता रहे कोई दिक्कत नहीं। इफ द लिंक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ब्रेक्स and uracil acquires the position of thymine, तो उस कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए से रिप्लेस हो जाता है। और जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए की जगह पर आरएनए हो गया, तो इस कंडीशन में अब आप फिर से सोचिए कि यहाँ पर बेसिकली बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, जिसके कारण बॉडी का बिहेवियर और फिजिकल प्रॉपर्टीज विल गेट चेंज। ओके, जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विल गेट चेंज, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूटेंसी। आप लोगों ने हॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी एक्समैन सीरीज। एक्समैन सीरीज पूरी की पूरी बेस्ड किस पर थी? केवल और केवल म्यूटेंट्स पर बेस्ड थी, ठीक है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को ड्रॉ कर लीजिए सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। Just draw it. Hope you completed that. देखिए, अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि कल जैसे हम लोग जीन के बारे में देख रहे थे, आज अचानक से ये टॉपिक बीच में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका लॉजिक अभी समझ में आएगा, किस टाइप से हम लोग ये बात करना चाह रहे थे, ये चीज अब समझ में आएगी, ध्यान से तुम सुनिएगा। तो उसके बाद हम लोग एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, मेंस लेवल का, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मानकर चलता हूं राइबोस शुगर के 2 थ्रेड्स हैं, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था। दे विल बी अटैच्ड बाय सम न्यूक्लियोटाइड्स। For example,
ठीक है, आप इसमें एक बात समझिए ध्यान से, आई ऑलवेज अटैच्ड एडेनिन विथ थाइमीन, ओके, थाइमीन विद एडेनिन और साइटोसिन विद ग्वानिन, और यू कैन से ग्वानिन विद साइटोसिन, ठीक है। अगर डीएनए इज हैविंग 4 एलिमेंट्स, इफ डीएनए इज हैविंग 4 एलिमेंट्स, तो उस कंडीशन में और भी सारे तो कई कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते थे। तो इन कॉम्बिनेशंस को मैंने भी ड्रॉ नहीं किया और ना ही नेचुरली देखे जाते हैं, कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीजन होगा बिहाइंड दैट, उस रीजन को समझिएगा। अभी यहाँ पर छोटी सी बात की है मैंने, मैं यहाँ पर केवल कुछ नाम लिखता हूं, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा भी था, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। एक कंडीशन ये है एंड सेकेंड कंडीशन विल बी लाइक दिस, ठीक। तो यहां पर ये रेड वाला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, डीएनए, क्योंकि ये 4 का कॉम्बिनेशन क्या था, डीएनए था, और बाकी ये जो बचे आपके ब्लू वाले, ये कॉम्बिनेशन था आरएनए, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए और इसकी जगह यहां पर लिख देता हूं उसको डीएनए, ठीक है। ऊपर वाले जो 2 नाम दिख रहे हैं आपको, एडेनिन एंड ग्वानिन, कंबाइनली कॉल्ड एज प्यूरीन, कंबाइनली कॉल्ड एज प्यूरीन, साइटोसिन एंड थाइमीन, combinedly called as pyrimidine, ठीक है। इन केस अगर इस कॉम्बिनेशन में आप देखें, आई ऑलवेज ट्राइज टू अटैच प्यूरीन विथ pyrimidine, adenine is the part of purine, thymine is the part of pyrimidine, thymine is the part of pyrimidine, adenine is the part of purine, cytosine is the part of pyrimidine, guanine is the part of purine। सेम काइंड से पूरा का पूरा एक्टिविटी को मैंने परफॉर्म किया है, तो इसका कोई ना कोई तो सेंट्रल लॉजिक होगा, इसीलिए मैंने इस चीज को कंफर्म किया है यहाँ पर, है ना। ये बोला जाता है ऑलवेज हेल्दी जीन, दिस वन इज नोन एज हेल्दी जीन, ठीक है। एडेनिन थाइमीन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा इट विल बी कंसीडर्ड एज मोस्ट हेल्दी जीन, पॉइंट नंबर 1। व्हाट इफ थाइमीन भी pyrimidine है, साइटोसिन भी pyrimidine है, तो मैं इसकी जगह पर अगर यहां पर अटैच कर दूं साइटोसिन, पॉसिबिलिटी इज देयर ना। मैं यही तो कह रहा हूं अभी आपको कि प्यूरीन pyrimidine के साथ अटैच होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या किया है, साइटोसिन इज द पार्ट ऑफ pyrimidine एंड एडेनिन इज द पार्ट ऑफ प्यूरीन, और मैं यही कह रहा हूं कि यहां पर ये किसके साथ अटैच होना चाहिए, प्यूरीन pyrimidine के साथ अटैच होना चाहिए फॉर हेल्दी जीन। लेकिन अगर इस टाइप का जीन निकल करके आता है, तो इस टाइप के जीन में ऑलवेज जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगी। जेनेटिक डिसऑर्डर किस टाइप के हो सकते हैं, लाइक डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जेनेटिक ऑर्डर विल बी अपीयर अगर एडेनिन वाले प्यूरीन का कॉम्बिनेशन थाइमीन वाले pyrimidine के साथ ना बन करके साइटोसिन वाले pyrimidine के साथ बनता है, या किसी भी टाइप का प्यूरीन का pyrimidine दूसरे वाले के साथ बनेगा, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर को क्रिएट करेगा, पॉइंट नंबर 1। अब यहां पर मैं दूसरा एक एलिमेंट इस तरीके से ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं यहां पर अटैच हो गया है आपका एडेनिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ ग्वानिन, it will cause serious mental disorders,
जैसे आप देखते होंगे कि एक मेंटल ऑर्डर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर XYZ पर्सन का, ठीक है, लगभग लगभग कुछ उससे ही मिलता जुलता पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है उन्हीं के चिल्ड्रंस में, या उनका मेंटल ऑर्डर भी लगभग लगभग उनके पेरेंट्स के इक्विवेलेंट ही रहता है। अगर उनके पेरेंट्स के इक्विवेलेंट ही रहेगा उनका भी मेंटल डिसऑर्डर, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर या तो प्यूरिन का प्यूरिन के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है या पिरिमिडीन का पिरिमिडीन के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो इस टाइप का मेंटल डिसऑर्डर वाली चीजें देखी जा सकती हैं। कई रिसर्चेस ये कहती हैं, जो एक इंडिया में बहुत ही कॉमन सा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए भी कई बार इस प्रकार के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आपको अभी तक क्या समझ में आया? बेसिकली जीन क्या होगा, किस टाइप से हेल्दी जीन होगा, किस टाइप से यहाँ पर आपका हो सकता है म्यूटेंसी का जीन। म्यूटेंसी का जीन अभी तक हम लोगों ने केवल सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखा, अब हम लोग इसको भी लगा के देख लेते हैं जीन के साथ। अगर यहाँ पर कहीं पर लगना थाइमीन चाहिए था, थाइमीन की जगह लग गया यूरेसिल। यूरेसिल तो आरएनए का पार्ट है, कम से कम आपके जीन में नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो जीन में आ गया। अगर इट कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ जीन, इफ आरएनए बिकम्स द पार्ट ऑफ योर जीन, देन इट विल क्रिएट म्यूटेंसी। ओके, म्यूटेंसी मीन्स एवोल्यूशन। जैसे हम लोगों का जो एवोल्यूशन हुआ है, या हम लोगों के जो एंसेस्टर्स बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं एप्स। अगर हम लोगों के एंसेस्टर एप्स बोले जाते हैं, तो एप्स वाली अगर आपके अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोल सकते हैं म्यूटेंसी। ठीक, द पॉइंट इज दिस। अब इसके बाद अगर यहीं पर कुछ पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप लोग सोचिएगा केवल इन पॉइंट्स को, और सोचने के बाद कम से कम अपने माइंड में तो अच्छे से सोचने की कोशिश करिएगा। आई विल गिव यू द टाइम टू थिंक अबाउट दैट। देखिए, आप कुछ ना कुछ फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन्स विल बी देयर, विटामिन्स और मिनरल्स। On the basis of these three, we can classify our food into three categories. First one is energy giving food like carbohydrate and fat. Second one will be considered as body building food or muscle formation food or metabolic food, that is known as protein. Third one will be called as protective food or immunity booster food. देखिए, आज के टाइम पर हम लोग बहुत ज्यादा इम्यूनिटी के बारे में बातें कर रहे हैं कोरोना पैंडेमिक के कारण, राइट? तो बेसिकली थर्ड काइंड ऑफ फूड इज प्रोटेक्टिव फूड. इट कंसिस्ट्स ऑफ vitamins and minerals. Vitamins and minerals are usually micronutrients for your body. Vitamins are essentially micronutrients for your body which boost your immunity. अब आप देखिए, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज्यादा नहीं करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको डिजीज या डिसऑर्डर होने की संभावना हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो शॉर्ट वे में आपको बोन से रिलेटेड डिजीज या डिसऑर्डर हो जाएंगे। विटामिन ई की कमी हो जाए तो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होने लग जाते हैं ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो आप चीजें जितनी भी कंज्यूम करते हैं, ये सारी की सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी बॉडी की हेल्थ की। एम आई राइट और नॉट? अगर हाँ, तो मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पर। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी आज फूड खाया या फूड कंज्यूम किया, ठीक, तो यूजुअली ये कहा जाता है कि आपको हर 2 से 4 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, सो दैट योर बॉडी विल बी हेल्दी। बट प्रॉब्लम कहां पर आई? आपने सुबह उठे 9 बजे के करीब, थोड़ा लेट हो गए थे, लेट होने के बाद आपने अचानक से क्या किया कि आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, ठीक है। अब आप डायरेक्टली 2 बजे के आसपास लंच करेंगे जाकर। रात में आपने खाया था 10 बजे, 10 बजे से लेकर के आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स का ब्रेक लग चुका है। स्टमक एम्प्टी हो चुका है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो तो अपना सिक्रीशन करता ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा क्वांटिटी, वो एक अलग बात है, लेकिन सिक्रीशन तो हो गई होगा। जब उसका सिक्रीशन होता ही जाएगा तो वो एक एसिडिक फॉर्मेट में होने के कारण आपके सेल्स को डैमेज करेगा। सेल्स को डैमेज कैसे होता है? सेल्स को डैमेज सिंपली जब कोई भी एसिड किसी भी एलिमेंट पर गिरेगा तो उस
एसिड के एलिमेंट पर गिरने के कारण उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स विल गेट चेंज और डिफॉर्म। जब वो डिफॉर्म्ड स्टेट बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीजेस और डिसऑर्डर लगने लगेंगे, और उसके बाद जो आपकी आगे आने वाली जनरेशंस होंगी उनमें भी तो वही डिफॉर्म जीन पहुंचेगा साहेब, जो आपकी बॉडी में हो चुका है डिफॉर्म। भले ही आपको उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी गलती, आपकी फूडिंग हैबिट ने आपके आने वाली जनरेशंस तक को कहीं ना कहीं डिजीज और डिसऑर्डर हेरिडिटी में दे दिया है। तो हेरिडिटी में अच्छी चीजें दीजिए, खराब चीजें मत दीजिए, ठीक है। पॉइंट इज दिस कि यहां पर आपका जीन हेल्दी बनता है आपकी एक्टिविटीज से, आपकी फूडिंग हैबिट से, आपके स्लीप साइकिल से, ठीक। तो यहां पर मैं कुछ समराइज कर लेता हूं पॉइंट को कि अगर आपको अपने जीन को हेल्दी बनाना है तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं या क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जीन हेल्दी जीन होगा, ठीक है, डिजीज फ्री जीन होगा। अब आप देखिए, आज मैं अगर बात करूं किसी और डिजीज या डिसऑर्डर की बात ना करूं, तो मैं अगर यहीं पर कोरोना की ही बात करूं तो आप देखिए कि हम इंडियंस में एक बात तो ये देखी जा रही है कि रिकवरी रेट बड़ा फास्ट है, क्योंकि हम इंडियंस में जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क किया करते थे। फिजिकल वर्क करने के कारण उनका साइकिल भी क्या आप देखते थे, जो आपके दादाजी वगैरह रहे हैं या रहे होंगे, ठीक है, तो वो लोग यूजुअली 8 बजे तक सोना प्रेफर कर देते थे, 8 बजे तक सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठ करके अपना एक डेली रूटीन फॉलो करते थे, काफी हेल्दी फूड लेते थे, बाहर का जंक फूड वगैरह नहीं कंज्यूम करते थे। एज ए रिजल्ट आप देखते होंगे कि वो 90 साल में भी 2 से 4-5 किलोमीटर तक वॉक करके जा सकते हैं, और आज आप 20-25 साल की उम्र में भी 1 किलोमीटर पैदल चलने में भी डरते हैं। तो आप सोचिए, आपके दादाजी ने और आपके पिताजी ने आपको काफी अच्छा और हेल्दी जीन प्रोवाइड कराया है, लेकिन क्या ये हेल्दी जीन आप अपनी आने वाली जनरेशंस को दे पा रहे हैं? आंसर इज नो। और यही कारण बनेगा आपके लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर का, जिसके कारण हम लोग आज हाइपरटेंशन से ग्रस्त हो जाते हैं। उस हाइपरटेंशन के कारण कई सारी ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी will not be able to secrete or release hormones or enzymes in proper manner. पॉइंट क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं जो बोलना जा रहा हूं उन पॉइंट्स को देखिएगा। कुछ आपकी एक्टिविटीज होंगी, जिन एक्टिविटीज, देखिए अभी आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये सारी चीजें हम लोगों की काफी डिस्क्रीट होती चली जा रही है, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में, एक टॉपिक इधर पर है, एक टॉपिक इधर पर है, लेकिन लास्ट में जब इन एक एक टॉपिक को पकड़ करके आप एक धागे में पिरोएंगे तो आपके सामने एक बहुत अच्छी माला होगी, और ये जाकर के आप यूपीएससी को पहना दीजिएगा और आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि हाउ टू कीप योर जीन हेल्दी। हाउ टू कीप योर जीन हेल्दी, आपका जीन हेल्दी कैसे रहे? सबसे पहला तरीका, स्लीप साइकिल आपकी कैसी है आप ये देखते होंगे। अगर आप में से कई लोग जितने भी यहाँ पर मुझे सुन रहे होंगे, आप लोगों में कई लोगों के साथ ये समस्या होती होगी कि रात में 2-4 बजे से 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती है, फिर 11-12 बजे से पहले खुलती नहीं है, सुबह की 10:30 बजे की भी क्लास होगी तो उसको करने के लिए काफी जल्दी उठने की कोशिश करनी पड़ती होगी, जिसके कारण आधा तो आपका सिलेबस वैसे ही स्किप हो जाता होगा, मैं राइट हूं ना, है ना। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? स्लीप साइकिल। आपकी बॉडी में जितनी भी वेस्टेज एलिमेंट है या आपके साइकिल या आपके सेल में जितने भी वेस्ट केमिकल्स पहुंचे हैं, उन सभी केमिकल से वेस्टेज को निकालने के लिए आपकी बॉडी को एक रिलैक्सेशन पीरियड चाहिए होता है, और ये रिलैक्सेशन पीरियड मिलता है स्लीप साइकिल के प्रॉपर होने से। आप एक बात ये देखते होंगे, जिनको 2 से 3 बजे भी दिक्कत होती होगी सोने में, वो एक बात ये देखते होंगे कि रात में अगर आप 8-9 बजे खाना खाते हैं तो आधे से 1 घंटे के बाद आपको एक नींद का झोंका आता जरूर है, लेकिन आप उस मौके को भुना नहीं पाते। अगर आप उस मौके को छोड़ देंगे तो आपको काफी लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है सोने के लिए, है ना। तो स्लीप साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा, फूडिंग हैबिट्स कैसी हैं आपकी?
ये दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आपका साइकिल कैसा है, आपकी फूडिंग हैबिट्स कैसी हैं, आप कितना खाते हैं। कई लोगों का क्या होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, लंच के टाइम पर थोड़ा बहुत जो मिला वो खा लिया, और रात में जाकर के या लास्ट में नाइट के टाइम पर जब आप डिनर करने वाले होते हैं तो डिनर इतना हैवी कर लिया कि आपसे अब हिला भी नहीं जा रहा है, तो आप ऐसे में सोने की तो कैसे कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक, तो दो एलिमेंट ये हैं कि आप कैसे अपने जीन को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक, नॉन टॉक्सिकेशन, इस प्रोसेस से भी आप अपने जीन को हेल्दी रख सकते हैं। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाई आई रोट नॉन टॉक्सिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन इज वेरी मच अल्कोहलिक, ठीक है, आप उस पर्सन को देखिए, वो मंथ के 30 डेज में डेली सुबह उठ करके ही अपना 2 पैग लिया, शाम में पैग लिया और चुपचाप से सो गया। अब आप उसे 1 दिन अल्कोहल मत दीजिए, 2 दिन मत दीजिए, 3 दिन मत दीजिए, तो वहां पर उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, उसका ब्रेन प्रॉपरली काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन जो है अपनी प्रोग्रामिंग अल्कोहल के बेसिस पर कर चुका है। सेम कंडीशन टोबैको एडिक्ट के लिए हो सकती है, सेम कंडीशन ड्रग एडिक्ट्स वगैरह के लिए हो सकती है। तो ऑब्वियसली उनका जीन अनहेल्दी होने वाला है, क्योंकि जो जीन को या फिर जो इन एलिमेंट्स को, जो जीन के कोड को अच्छा या हेल्दी बनाने वाले थे, वो चीजें तो प्रॉपर वे में मिल ही नहीं पाई, है ना। तो नॉन टॉक्सिकेशन एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको कभी भी नो टेंशन जोन में रहना है, टेंशन ही नहीं लेनी है किसी भी चीज की। जितना ज्यादा आप कूल रहेंगे उतना जीन आपका हेल्दी रहेगा। जितना ज्यादा आप टेंशन लेंगे, इसके कारण क्या होगा, जब आप ज्यादा चीज की किसी की टेंशन लेने लगते हैं तो आपकी बॉडी में जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं, लाइक जैसे आपकी स्टमक में रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके फूड को सॉफ्ट बनाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उसकी क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। और इन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपको पता है कि फीमेल और मेल दोनों की बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। आप अगर हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं तो आप में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, विजन का लॉस हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो सकती है, कई टाइप के ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं केवल टेंशन लेने से। तो आपको नो टेंशन फ्री जोन में रहना है अगर आपको अपना जीन को हेल्दी बना करके रखना है, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, अगर आप जिम एडिक्ट हैं, अगर आप जिम एडिक्ट हैं तो याद रखिएगा आपको एक्सेसिव जिमिंग नहीं करनी है। एक्सेसिव जिमिंग के कारण भी आपका जीन अनहेल्दी होता है, एक्सेसिव जिमिंग के कारण भी आपका जो जीन है अनहेल्दी बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा, आप में से कई लोग डीजे को बहुत पसंद करते होंगे या फिर बहुत हाई साउंड वाले ईयरबड्स को यूज करते होंगे, ठीक है। तो आप एक्सेसिव नॉइस के जब तक या एक्सेसिव साउंड के एक्सपोजर में जब तक रहेंगे, इसका भी डायरेक्ट प्रेशर आपके ब्रेन पर पड़ेगा। और हम लोगों ने देखा है कि टेंशन लेने से जो प्रॉब्लम होती थी वही चीज यहां से भी हो सकती है। इसके बाद try to live in natural environment as much as possible। कई लोग क्या होता है, कई लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इस चीज को हैबिट में नहीं बनाना है,
आपके सामने जैसी भी सिचुएशन है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, इसकी वजह से आपका जीन हेल्दी बनता है, इस बात को याद रखिएगा। ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं तो भी आपका जीन हेल्दी रहता है, लेकिन अगर आप स्पाइसी फूड एक्सेसिव में कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली जीन बिकम्स अनहेल्दी, और उसमें फिर आपको उसके आउटकम्स देखने पड़ जाएंगे कि क्या क्या आपके इसके आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं आपसे केवल एक पॉइंट आस्क कर लूं, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं बात करता हूं, व्हाट आर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, व्हाट आर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स एंड how they are related with your habits। ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड लैंग्वेज में, अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पर भी हम लोग आएंगे, पर पहले बेसिक चीजों को तो समझ लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है क्या, तो जीन अगर आपका हेल्दी है तो आप में कोई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, अगर जीन अनहेल्दी है तो आपकी बॉडी में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, आपका बॉडी एक टेम्पल हो जाएगा डिसऑर्डर के लिए, है ना। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि इसके सब नेगेटिव पॉइंट लिख दीजिएगा कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर किसके कारण होते हैं, स्लीप साइकिल के कारण होता है, बैड स्लीप साइकिल के कारण, बैड फूडिंग हैबिट्स के कारण, बैड टॉक्सिकेशन के कारण, राइट, या एडिक्शन के कारण, टेंशन या हाइपरटेंशन के कारण, लाइट जिम ना करने के कारण, हैवी एक्सेसिव जिम के कारण हो सकता है, नॉइज का एक्सपोजर के कारण हो सकता है, जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है उसके कारण होगा, और स्पाइसी फूड जो एक्सेसिव स्पाइसी फूड होते हैं उनके कारण हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ह्यूमन बीइंग के साथ करता है, दैट इज कॉल्ड एज अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। आप देखते होंगे जब आप अपने पंसारी की दुकान पर जाते होंगे तो कई सारी चीजें आपको ओरिजिनल मिलती होंगी, अच्छी मिलती होंगी, कई सारी चीजें आपको टेस्ट एनहेंस करने के लिए उसमें बहुत सारे अडल्ट्रेशन या फिर मिलावट कर दी जाती है, तो ये चीज भी आपकी हेल्दी जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ठीक है, राइट ऑल द पॉइंट। पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद में एक पॉइंट और बोलूंगा, इसके अगेंस्ट पॉइंट लिखिएगा, दैट आई विल डिक्टेट। Hope you all already completed that. Just write it down. One more heading. Causes of lifestyle disorder. Causes of lifestyle disorder. Causes of lifestyle disorder. First one, poor sleep cycle. Poor sleep cycle. Poor fooding habit or bad fooding habit. Excessive toxication. Excessive toxication. Hypertension. Excessive gym,
excessive exposure to noise, excessive survival in artificial environment, excessive survival in artificial environment, spicy food, and last one adulteration etc. देखिए और भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कितना है, कितना लेंथ पर रखना है आपको, इसके हिसाब से आपने इन सारी चीजों को पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक देखिए आपने जीन को हेल्दी रखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सारी चीजों को देखा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है क्या, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर आपकी जो एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटीज, उन डेली एक्टिविटीज में गड़बड़ के कारण या डिफॉर्मेशन के कारण या उसकी इररेगुलरिटी के कारण जो भी डिजीज और डिसऑर्डर आपकी बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप सभी लोग यंग हैं, ठीक है, आई एज्यूम एन एवरेज एज ऑफ 25 ईयर्स। आप लोग 25 ईयर्स के हैं, तो आपकी बॉडी में जो सेल का ग्रोथ है वो काफी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बचपन से आप लोगों में सबका इंटरेस्ट कुछ ना कुछ रहा होगा। जैसे कुछ लोगों को नमकीन खाना बहुत अच्छा लगता होगा, सॉल्टी खाना बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल सिंपल खाना अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को एक्सेसिव स्पाइसी बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो जब चाय भी पीते होंगे तो उसमें 4 चम्मच शक्कर के डाल करके पीते होंगे, है ना। तो अब आप सोचिए, आप एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करोगे तो डायबिटीज आपको कैसे बचेगी। आज नहीं तो आज के 10 साल बाद, मतलब 35-40 ईयर्स की एज पर पहुंचे जाकर के और आप डायबिटिक हो गए। तो बेसिकली ये आपकी लाइफ स्टाइल थी ना कि आप एक्सेसिव शुगर का कंजम्पशन कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो ये क्या हो गया, बेसिकली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अगर यही डिसऑर्डर आपके जीन में ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है, तो आपके आने वाली जनरेशन जो है वो ससेप्टेबल होगी। किसके लिए, डिजीज के लिए। कौन सी डिजीज के लिए, डायबिटीज के लिए। ठीक है, कई लोगों का स्लीप साइकिल बड़ा डिस्टर्ब रहता है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहने के कारण उनके हेडेक होता रहता है, और कई बार ये हेडेक 2 स्पेशल काइंड ऑफ डिजीज का फॉर्मेट ले लेता है। फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज साइनस एंड सेकंड वन विल बी कॉल्ड एज माइग्रेन। हो सकता है आप में से भी कई सारे लोग इनसे ग्रस्त है। क्या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, स्लीप साइकिल, है ना। आजकल इनफर्टिलिटी का बहुत केसेस देखने को मिल रहा है ना। शादी हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, आगे का जनरेशन ही नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण आप देखते होंगे हर सिटी में, इवन आप तो स्मॉल टाउन्स में भी जो ये मैटरनिटी सेंटर है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें भी एक प्रोसेस बहुत ही फ्रीक्वेंट वे में लिखा होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आईवीएफ फैसिलिटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत अवेलेबल होता है। ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, ये बेसिकली होता है आपके एक्सेस में टेंशन लेने के कारण। मतलब जो आपका हाइपर टेंशन है, हाइपर टेंशन के कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। अब इनफर्टिलिटी अगर आप में होगी तो आप जो नेक्स्ट जनरेशन को दोगे तो ऑब्वियसली उनकी फर्टिलिटी और डिक्लाइन करके आएगी। जब उनकी फर्टिलिटी और डिक्लाइन करके आएगी तो आप सोचिए धीमे 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 करते हुए इंडिया से जो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है वही सारा खत्म हो जाएगा, है ना। कि आगे फर्टिलिटी नहीं है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। जबकि आप यही सोचो, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों के पास ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, और उसकी वजह से हम लोगों की पॉपुलेशन आज 135 करोड़ प्लस हो चुकी है ना। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, अगर आपको आगे आने की जनरेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में कई बार क्या होता है कि हार्मोनल इंबैलेंस होने लगता है, वो भी हाइपरटेंशन के कारण है। अगर मेल्स में बात की जाए तो मेल्स में कई बार सर्वाइकल पेन जैसी समस्याएं होती हैं,
कई बार इनडाइजेशन जैसी समस्याएं होती है। आप अगर ये देखते हैं टेलीविजन पर, तो टेलीविजन पर आप हमेशा यही देखते होंगे कि जो कब्ज वगैरह की या इनडाइजेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें हमेशा मेल को रिप्रेजेंट कराया जाता है, फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं कराया जाता है, क्योंकि ये मेल में डोमिनेट करता है हाइपरटेंशन की वजह से। होता फीमेल में भी है, लेकिन फीमेल में इसका रेशो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन फीमेल में इनकी अपनी कुछ अलग प्रॉब्लम होती है, लाइक पीसीओडी वगैरह की। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से? हाइपरटेंशन की वजह से। तो मतलब ऐसे डिजीज और डिसऑर्डर जो आप में बचपन से बाय बर्थ अवेलेबल नहीं थे, या फिर आप में जेनेटिक रूप से अवेलेबल नहीं थे, बट ड्यू टू योर एक्टिविटीज ये आपकी बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट होंगे, तो इस टाइप के डिजीज एंड डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ स्टाइल डिजीजेज और डिसऑर्डर। ठीक है, एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए लाइफ स्टाइल डिजीज और डिसऑर्डर को डिफाइन करने के लिए। हेडिंग डालिएगा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स और लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स या लाइफ स्टाइल डिजीज लिखिएगा। Any disorder in human body, any disorder in human body which is available in humans not by birth, not by birth, comma, not by heredity, not by heredity, comma, not by any accident, but is available in human body, but is available in human body, but is available in human body by their daily life activities, by their daily life activities are known as lifestyle diseases and disorders, are known as lifestyle diseases and disorders, are known as lifestyle diseases and disorders. Few examples of lifestyle disorders. Few examples of lifestyle disorders are migraine, sinus, hormonal imbalance, hormonal imbalance, infertility, etc., 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 etc. देखिए, अब यहां से आपकी दो बातें निकल करके आएंगी। अब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में जेनेटिक डिसऑर्डर तो हो गया है, चाहे वो लाइफ स्टाइल के कारण हुआ हो या ड्यू टू हेरिडिटी अवेलेबल हुआ, बट डिसऑर्डर तो आ गया। अब इस डिसऑर्डर को क्योर करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप डेली बेसिस पर मेडिसिन या मेडिकेशंस लेते रहे, और ये मेडिसिन जो आप लेते जा रहे हैं
इनको लेते जाइए, जब तक इन मेडिसिन का इफेक्ट रहेगा आपकी बॉडी में आप नॉर्मल फील करेंगे। जैसे इनका इफेक्ट खत्म हो गया फिर से आपको मेडिसिन लेने का रिक्वायरमेंट पड़ जाएगा। इफ यू आर ऑप्टिंग एलोपैथिक देन इन सच सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे जैसे मेडिसिन लेते जा रहे हैं, इट हैज सम ड्रॉबैक्स और साइड इफेक्ट्स यू कैन से, ओके। तो यू कैन ऑप्ट आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ठीक है। हो सकता है इनमें भी साइड इफेक्ट्स रहे ना रहे, हमारा ये टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं, बट इसमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक इंटीग्रेटेड पार्ट और हो जाएगा कि आपने मेडिसिन लेते ही जाना है, लेते ही जाना है, रुकना नहीं थ्रू आउट द लाइफ। अब पॉइंट तो ये बन सकता है कि क्यों ना आपकी दो चीजों के तरीके से, दो चीजों से, डेली लाइफ स्टाइल को चेंज करके और दूसरा इंजीनियरिंग का प्रयोग करके जीन को हेल्दी बना दिया जाए, ठीक है। या तो आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करके आपके जीन को हेल्दी बना दिया जाए, या फिर इंजीनियरिंग का यूज करके आर्टिफिशियली जीन को हेल्दी बना दिया जाए। तो दो तरीके हो सकते हैं जीन को हेल्दी बनाने के। जो अनहेल्दी जीन है जिसके कारण लाइफ स्टाइल डिजीज या डिसऑर्डर क्रिएट हुआ या कोई भी एनी डिफॉर्मेशन आया आपके जीन में, इसको हेल्दी बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका बाय चेंजिंग नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट। सेकेंड वे इट इज एन आर्टिफिशियल मेथड यूजिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। Combinedly, this process of alteration of gene by using natural process or changing your lifestyle is known as gene therapy. While on the contrary, or while on the other hand, the alteration of gene using technological process is known as genetic engineering. देखिए दो टॉपिक आ गए आपके सेम चीज से, यस और नो। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा यहां पर, फर्स्ट पॉइंट विल बी यूजिंग नेचुरल प्रोसेसेस और बाय चेंजिंग physical parameters, or second process will be artificially alteration of gene using genetic इंजीनियरिंग। जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंपली दो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर एक ही पॉइंट से डराइव कर लिया। आप देखिए इस पर भी क्वेश्चंस मेंस में रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चंस मेंस में। आज एक क्वेश्चन का टाइप हम लोगों ने बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिलेट करते हुए देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये वाला जो पैरामीटर है इनसे आपके क्या क्या क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे, ये भी चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको जो आज समझना है कि बेसिकली जीन क्या था, ये हम लोगों ने कल के सेशन में देखा था। जीन इज नथिंग बट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड एट द बेस ऑफ राइबोज शुगर थ्रेड्स आर नोन एज जीन, ठीक है। और यू कैन से डीएनए का जो पैटर्न है, जेनेटिक पैटर्न बोला जाएगा, इसको हम लोग देख सकते हैं बड़े आराम से जीन के फॉर्मेट में। जब आप कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं इसके कारण आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें चेंज और ऑल्ट्रेशन पॉसिबल है, और इस पॉसिबल चेंज और ऑल्ट्रेशन की वजह से आपकी लाइफ स्टाइल के कारण जो ये चेंज और ऑल्ट्रेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज या डिसऑर्डर। अब लाइफ स्टाइल डिजीज या डिसऑर्डर को चेंज करने के या ऑल्टर करने के हम लोगों के पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन जीन थेरेपी, जो आपका नेचुरल और फिजिकल पैरामीटर को चेंज करने से सही किया जा सकता है, और दूसरा तरीका हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पर रखते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पर अभी रिवाइज करनी चाहिए, दैट इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसका भी यूज हमारा फिर से आएगा। तो अभी हम लोगों ने केवल बेसिक्स बनाने की कोशिश की है, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश नहीं की है। प्रोबेबली एक दो सेशन के बाद हम लोग क्वेश्चंस भी बनाने लग जाएंगे इस पर। मैं आपको क्वेश्चंस डिक्टेट करूंगा, आपको राइट करने के बाद उसको मेल वगैरह कर सकते हैं, सो दैट वन कैन इवेलुएट दोज आंसर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।